नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को परफेक्शन IAS का 8वां प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं मेरे YouTube चैनल के जो प्लेलिस्ट सेक्शंस हैं उसमें परफेक्शन IAS के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पीछे पहले 7 प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो आइए चलिए इस प्रैक्टिस सेट संख्या 8 को मैं करने करता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है इस पूरे से प्रैक्टिस सेट में इस एट प्रैक्टिस सेट नंबर में बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस होंगे सारे। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ कि बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत सूबा के रूप में कब घोषित किया गया था। तो वो घोषित किया गया था 1580 में। बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत सूबा के रूप में कब घोषित किया गया था। 1580 में। बिहार के मनेर में मकबरे का निर्माण किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो वो किया गया था जहांगीर। बिहार के मनेर में मकबरे का निर्माण किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो जहांगीर। बिहार मोटे तौर पर निम्नलिखित देशांतर के बीच स्थित है। तो बिहार स्थित है लगभग 83 डिग्री पूरब से लेके 88 डिग्री पूरब तक। अगर आप इसको पूरे अच्छे से जानना चाहते हैं कि मतलब एग्जैक्ट याद रखना चाहते हैं तो याद रखिए कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूरब से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड तक फैला हुआ है हमारा बिहार पूर्वी देशांतर। और अगर बिहार और एक ये तो हो गया देशांतर, और अगर अक्षांश पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तर से लेके 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड के बीच में फैला हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में सबसे लंबी सीमा नेपाल से लगती है। तो वो कौन सी लगती है। पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले की सबसे लंबी सीमा नेपाल से लगती है। तो पश्चिमी चंपारण। मगध की संपन्नता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है। तो इसमें आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि मगध की संपन्नता पर्याप्त लौह भंडार की मौजूदगी के कारण हुआ था। कुशल संचार प्रणाली भी था। राजगीर की अभेद्यता था और युद्धों में हाथियों का प्रयोग था। मगध की संपन्नता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ई, क्योंकि सारे कथन सही हैं। पहला कथन है कि पर्याप्त लौह भंडार की मौजूदगी, दूसरा है कुशल संचार प्रणाली, तीसरा है राजगीर की अभेद्यता। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11वीं से 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर तुर्की आक्रमण को किन किन कारकों ने सुगम बनाया। तो वो बनाया ई ऑप्शन। देखिए, भारतीय शासकों को हार के लिए कई कारक जिम्मेदार थे जो बाद में तुर्की के आक्रमण को सुगम बनाया। वे इस प्रकार हैं। राजनीतिक रूप में भारत कई राज्यों में विभाजित था। ठीक है, था जो लगातार एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते थे अपने आंतरिक संघर्षों के कारण। नेक्स्ट, उनमें से कोई भी अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सका, न ही विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध स्वयं को एकजुट कर सके। 11वीं से 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर तुर्की के आक्रमण को किन कारकों ने सुगम बनाया। नेक्स्ट सवाल, मौर्योत्तर काल के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो कौन से इसमें से कथन सही हैं जो बताने का कह रहा है। तो सी ऑप्शन। सेंट थॉमस की अगुवाई में भारत ने ईसाई मिशनरी गोरडो फर्नियस के दरबार में आया था। सेंट थॉमस के अगुवाई में भारत में ईसाई मिशनरी गोरडो फर्नियस के दरबार में आया था। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से बिहार शामिल है जिसमें कि 2.86% है भारत के कुल क्षेत्रफल का। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से बिहार शामिल है 2.86% के साथ। बिहार में सबसे ऊंचा स्थान है सोमेश्वर रेंज। बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है सोमेश्वर रेंज।
चौर दरअसल गोखुर झील अथवा नदियों के परित्यक्त चैनल होते हैं। चौर ज़्यादातर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ई ऑप्शन हो जाएगा, ई ऑप्शन। देखिए सभी के सभी विकल्प इसमें जो हैं सही हैं। चौर दरअसल गोखुर झील अथवा नदियों के परित्यक्त चैनल होते हैं। चौर ज़्यादातर निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? तो बेगूसराय, कटिहार, समस्तीपुर और सहरसा। सहरसा, समस्तीपुर, बेगूसराय और कटिहार। देखिए नदियों के गाद के एक बड़े जमाव से उत्तरी गंगा के मैदान में आसपास के मैदानों की तुलना में इसका तल ऊंचा हो गया है, इसे चौर कहा जाता है। जैसे ये गंगा नदी है, गंगा नदी के आसपास में जो थोड़े बहुत हैं उसके गाद से थोड़ा सा जमाव ऊंचा हो गया है, वो भी गंगा के उत्तरी भाग में, माने उत्तरी गंगा मैदान में, बस उसी को चौर कहा जाता है। चौर मूल रूप से ऑक्सबो झील या नदियों के परित्याग चैनल होते हैं। चौर ज़्यादातर समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा और कटिहार में ही पाए जाते हैं। गंगा के मैदानों का औसतन ढलान प्रति किलोमीटर कितना है? तो वो है 6 सेंटीमीटर। हर एक किलोमीटर पर 6 सेंटीमीटर ढलान है गंगा के मैदानों का। गंगा के मैदानों का औसतन ढलान प्रति किलोमीटर कितना है? तो 6 सेंटीमीटर। मगध क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के बाद किस राजवंश ने शासन किया? तो वो किया शुंग वंश ने। मगध क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के बाद किस राजवंश ने शासन किया? तो शुंग वंश ने। निम्न में से कौन पुष्यमित्र शुंग के बारे में सही नहीं है, ये पूछ रहा है? तो वह क्षत्रिय थे। पुष्यमित्र शुंग के बारे में कह रहा है कि वो क्षत्रिय थे, जो कि गलत है। अब इसमें से 3 कथन सही हैं, तो देख लीजिए 3 कथन कौन से सही है। उसने शुंग वंश की स्थापना की, पुष्यमित्र शुंग ने, सही बात है। उसने यूनानियों को 2 बार खदेड़ दिया। उन्होंने मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या की। मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या की, यूनानियों को 2 बार खदेड़ा और शुंग वंश की स्थापना की। विदर्भ युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र के काल में। विदर्भ युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र के काल में। बिहार में रेल सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो वो हुई थी 1860 से 62 में। बिहार में रेल सेवा किस वर्ष शुरू हुई? तो 1860 से 62 में। पुष्यमित्र शुंग का परिवार मौर्य के डैश क्षेत्र के राज प्रतिनिधि था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विदिशा। पुष्यमित्र शुंग का परिवार मौर्य के विदिशा क्षेत्र के राज प्रतिनिधि था। कण्व वंश का शासनकाल क्या था? कण्व वंश का शासनकाल 72 से 27 BCE था, बिफोर क्राइस्ट। कण्व वंश का शासनकाल क्या था? तो 72 से 27 BCE। निम्नलिखित में से किसने कण्व वंश की स्थापना की? तो कण्व वंश की स्थापना वासुदेव अथवा वसुमित्र ने की। कण्व वंश की स्थापना किसने की? तो वासुदेव अथवा वसुमित्र ने। निम्न में से कौन चेदी वंश के बारे में सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है चेदी वंश से रिलेटेड। तो हाथी गुफा शिलालेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि। हाथी गुफा शिलालेख कैसा है? तो वहाँ भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। हाथी गुफा शिलालेख में भाषा क्या है? प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। राजपुर नहर परियोजना का हिस्सा है, तो वो हिस्सा है पूर्वी कोसी नहर का। राजपुर नहर परियोजना का हिस्सा है पूर्वी कोसी नहर। कौन से युग में सही नहीं है? तो इसमें देखिए कि कौन सा युग में सही नहीं है। तो गिरनार यूनानी ये सही नहीं है। बाकी शाहबाज गढ़ी खरोष्ठी सही है, कंधार अरमाइक सही है और बैराट ब्राह्मी सही है। शाहबाज गढ़ी खरोष्ठी लिपि, कंधार अरामाइक और बैराट ब्राह्मी लिपि सही है। गिरनार शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। गिरनार शिलालेख कौन सी लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। गिरनार शिलालेख ब्राह्मी लिपि, यूनानी नहीं होगा। बराट भी ब्राह्मी लिपि। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो जूनागढ़ शिलालेख के काठियावाड़ क्षेत्र में झील निर्माण का उल्लेख है। कौन सा कथन सत्य है? तो जूनागढ़ शिलालेख में काठियावाड़ क्षेत्र में झील निर्माण का उल्लेख है। बिंदुसार का धार्मिक झुकाव अधिक बताया गया है, किस तरफ? तो आजीविकों की ओर। बिंदुसार का धार्मिक झुकाव अधिक बताया गया है आजीविकों की ओर। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे सर एडवर्ड मेनर्ड चैम्प्स चैमियर।
पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एडवर्ड मेनर्ड चैप्स चैम्पियर। सर एडवर्ड मेनर्ड चैप्स चैम्पियर। देखिए, निम्न में से कौन सी सूचना इंडिका के बारे में सत्य नहीं है? इंडिका के बारे में गलत कथन पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा कि मेगास्थनीज यूनानी राजा मिनांडर का राजदूत था। ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। देख लीजिए सही कथन, सामाजिक विभाजन के 7 वर्णों में वर्णित किया था। किसमें? इंडिका में। ये सही है। नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण था। इसमें भी सही है। यह मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था। ये भी सही है। तो इंडिका में 3 बातें सही है। सामाजिक विभाजन को 7 वर्गों में वर्णित किया गया था। दूसरा सही है कि नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण था। तीसरा बात सही है कि यह मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था इंडिका। 26 नंबर, बुध के एक प्रसिद्ध शिष्य सारिपुत्र का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजगीर। बुध के एक शिष्य सारिपुत्र का जन्म हुआ था राजगीर में। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय दरबार कहाँ स्थित था? तो वो था पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय दरबार कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में। 2001 से 11 के दौरान बिहार में पुरुष साक्षरता में वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ था? तब वो हुआ था 11.5%। वर्ष 2001 से 11 के दौरान बिहार में पुरुष साक्षरता में वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ? तो 11.5%। किस शासक के शासनकाल में हुनों ने आक्रमण किया था? तो वो किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। किस शासक के शासनकाल में हुनों ने आक्रमण किया था? तो स्कंदगुप्त। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो एरन से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं एरन अभिलेख से। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की है? तो वो प्रभावती गुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की? तो प्रभावती गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो वो कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। जनसंख्या घनत्व में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान क्या है? तो वो है छठा। जनसंख्या घनत्व में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान क्या है? तो छठा। गुप्त युग में धार्मिक गतिविधियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो शैववाद और न कि भागवतवाद ने महत्व प्राप्त किया। शैववाद और न कि भागवतवाद ने महत्व प्राप्त किया। गुप्त युग में धार्मिक गतिविधियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं पूछ रहा है? तो शैववाद और न कि भागवतवाद ने महत्व प्राप्त किया। ये गलत है। बाकी मूर्ति पूजा एक समान विशेषता बन गई। मूर्ति पूजा एक समान विशेषता बन गई। शक्ति संस्कृति ने लक्ष्मी पार्वती जैसी देवी देवताओं की सहचारी का अभ्युदय हुआ। और चौथा, धार्मिक सहिष्णुता प्रचलित थी। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। बिहार में प्रमंडल 9 हैं। वैशाली किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो वैशाली आता है तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत। वैशाली किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तिरहुत। बिहार लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया? कब आया? तो ये आया 1 अप्रैल 1949 को। बीपीएससी कब अस्तित्व में आया? तो 1 अप्रैल 1949 को। निम्नलिखित में से कौन सा जिले तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है? तो वो है पूर्णिया और बेगूसराय, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला तंबाकू का मुख्य उत्पादक है? तो पूर्णिया जिला और बेगूसराय जिला। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी पीएमसीएच की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1925 में। पीएमसीएच की स्थापना किस वर्ष हुई? 1925 में। बिहार के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो वो थे सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। बिहार के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। बिहार में चिरांद है, तो बिहार में चिरांद कब कौन सा स्थल है? तो बिहार में चिरांद नवपाषाण स्थल है। बिहार में चिरांद नवपाषाण स्थल है। मगध और अंग को कौन सी नदी सीमांकित करती थी? मगध और अंग को कौन सी नदी सीमांकित करती थी? चंपा। निम्न में से कौन सी कनिष्क के बारे में सत्य नहीं है? कनिष्क के बारे में गलत कथन कौन है? तो देखिए,
डी ऑप्शन। उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की। कनिष्क ने विक्रम संवत की शुरुआत नहीं की थी। इन्होंने कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की। कौन से संवत की? शक संवत की शुरुआत किसने की? तो कनिष्क ने की। कनिष्क ने की। बाकी देख रहे हैं जो ए बी सी ये तीनों सही है। चौथा सही क्या हो जाएगा? विक्रम संवत की नहीं बल्कि शक संवत की शुरुआत की। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। उनके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति, जो आपको कश्मीर कुंडल वन याद है। भारतीय संस्कृति ने कुषाणों से धातु के संलग्न जूते और लंबे कोट अपनाए। भारतीय संस्कृति ने कुषाणों से धातु के संलग्न जूते और लंबे कोट अपनाए। 44 मौर्योत्तर काल के दौरान निर्यात की मुख्य वस्तुएं। मौर्योत्तर काल के दौरान निर्यात की मुख्य वस्तुएं क्या हैं? तो वो कौन से थे? तो वो थे मसाले, इत्र, मोती, तांबा और चंदन। मौर्योत्तर काल के दौरान निर्यात की मुख्य वस्तुएं क्या है? तो मसाले, इत्र, मोती, तांबा और चंदन। प्रसिद्ध उदंतपुरी बिहार की स्थापना किसने की? तो गोपाल ने की। प्रसिद्ध उदंतपुरी बिहार की स्थापना किसने की? तो गोपाल ने की। सकड़ी नदी पर बने नहर बिहार के निम्न में से किस जिले को लाभान्वित करती है? तब वो करती है लखीसराय। सकड़ी नदी पर बने नहर बिहार के निम्न में से किस जिले को लाभान्वित करती है? लखीसराय। मुंगेर ताम्रपत्र शिलालेख किस पाल राजा से संबंधित है? तब वो है देवपाल। मुंगेर ताम्रपत्र शिलालेख किस पाल राजा से संबंधित है? तो देवपाल। बख्तियार खिलजी के शासनकाल के दौरान सेन राजवंश का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन। बख्तियार खिलजी के शासनकाल के दौरान सेन राजवंश का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन। किस पाल राजा ने सुवर्णद्वीप के राजा बालपुत्र देव के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए? तो वो थे देवपाल। किस पाल राजा ने सुवर्णद्वीप के राजा बालपुत्र देव के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए? तो देवपाल। बिहार में पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था मुजफ्फरपुर में। बिहार में पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में। आजीवक कौन थे? तो वो थे बुद्ध के समकालीन मत थे आजीवक। नेक्स्ट, मगध के अंतिम नंद शासक जिसे चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका था, तो वो था धनानंद। मगध के अंतिम नंद शासक जिसने चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य को उखाड़ फेंका था, तो वो था धनानंद। मगध का अंतिम महान शासक वंश कौन था? तो वो था गुप्त वंश। मगध का अंतिम शासक वंश था, महान शासक वंश था कौन? गुप्त वंश। निम्न में से कौन सा शासक मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी था? तो वो था बिंबिसार। निम्न में से कौन सा शासक मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी था? बिंबिसार। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार 2 ग्राम सभा बैठकों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है 3 महीना। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार 2 ग्राम सभा बैठकों के बीच की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 3 महीना। दरभंगा और गया में नगर सुधार न्यास की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 1984 में। दरभंगा और गया में नगर सुधार न्यास की स्थापना कब हुई? तो 1984 में। भारत में लोहे के प्रयोग के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं। कहाँ मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा में। भारत में लोहे के प्रयोग के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेड़ा। बुद्ध के अपने जीवन के अंतिम वर्षा काल में कहाँ निवास किया था? तो वो किए थे वैशाली में। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा काल में कहाँ निवास किया था? वैशाली में। सप्तपर्णी गुफा स्थित है तो राजगीर में। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। निम्न में से कौन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी?
मगध साम्राज्य की अगर राजधानी पूछे तो कहाँ नहीं थी, तो कौशाम्बी नहीं रही। बाकी गिरिब्रज, पाटलिपुत्र, राजगीर, ये तीनों ही मगध साम्राज्य की राजधानी बनी। मगध साम्राज्य की राजधानी कौन नहीं थी, तो कौशाम्बी। बाकी गिरिब्रज, राजगीर, पाटलिपुत्र थी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने सिंहासन के लिए अपने पिता को मार डाला और उसी कारण के लिए अपने ही पुत्र द्वारा भी मारा गया? तब वो कौन था? तब वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा और उदयन ने अजातशत्रु को। मुचिलिंडा झील कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है गया में। मुचिलिंडा झील कहाँ स्थित है? गया में। मौर्य प्रशासन में पंकोड का सनिरोध दंड था जो आरोपित किया जाता था। वो आरोपित किया जाता था मौर्य प्रशासन में सड़कों पर गंदगी फेंकने या कीचड़ और पानी इकट्ठा करने के लिए पंकोड सनिरोध दंड था। कचरा फेंकने के लिए था। और सड़क को खराब करने के लिए ये था, ये दोनों के लिए ही था, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन हो जाएगा। तो मौर्य प्रशासन में पंकोड का सनिरोधे दंड क्या था? तो सड़क के को खराब करने के लिए और कचरे फेंकने के लिए। कुषाण राजा कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 78 ईस्वी में। कुषाण राजा कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? 78 ईस्वी में। कर्नाट वंश ने बिहार के किस हिस्से पर शासन किया? तो वो किया मिथिला पर। कर्नाट वंश ने बिहार के किस हिस्से पर शासन किया? तो मिथिला पर। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो लोमस ऋषि गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो लोमस ऋषि गुफाएं ये नहीं संबंधित हैं। बाकी जन्नार गुफाएं, भाजा गुफाएं, कन्हेरी गुफाएं ये संबंधित है। भाजा गुफाएं, जुन्नार गुफाएं, कन्हेरी गुफाएं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में से एक है? तो वो है उज्जैनी। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में से एक है? उज्जैनी। निम्न में से कौन अशोक के काल में गुप्तचर नेटवर्क का हिस्सा था? तो वो था ऑप्शन ई। निम्न में से कौन अशोक के काल के गुप्तचर नेटवर्क का हिस्सा था? तो उपयुक्त में से देख लेते हैं, ये ऑप्शन ई होगा। आंसर इसका देख लेते हैं। अधिकारियों के आचरण सहित पूरे प्रशासन पर पूरी निगरानी रखने के लिए एक अच्छी तरह से बुना हुआ जासूसी प्रणाली विकसित की गई थी जिसमें महामत्स्य पासरापा को जासूसी विभाग का ये जो था इसको काम दिया गया था। महामाता परसपा को जासूसी विभाग का प्रमुख बनाया गया और गुड़ पुरुष इसको गुप्त एजेंट बनाया गया। गुप्त एजेंट महामात परसपा को क्या बनाया गया? तो जासूसी विभाग का प्रमुख। गुड़ पुरुष को गुप्त एजेंट बनाया गया और संस्थान को स्थिर गुप्त एजेंट बनाया गया। संस्थान को स्थिर गुप्त एजेंट बनाया गया और संचारा को भ्रमण करने वाला गुप्त बनाया गया। इसको भ्रमण करने वाला गुप्त एजेंट बनाया। गुड़ पुरुष को गुप्त एजेंट बनाया गया। गुप्त एजेंट गुड़ पुरुष और संचारा को भ्रमण करने वाला एजेंट बनाया गया, गुप्त एजेंट, और संस्थान को स्थिर गुप्त एजेंट बनाया गया और महामात परसपा को बनाया गया जासूसी विभाग का प्रमुख। तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं, इसीलिए आंसर ई हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसूचित जाति के सबसे कम जनसंख्या बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है शिवहर में। अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो शिवहर। दरभंगा महाराज के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था स्वामी विद्यानंद ने। दरभंगा महाराज के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो वो स्थित है भागलपुर में। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर में। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने बिहार पर आक्रमण किया, तो वो कौन था? तो इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने बिहार पर आक्रमण किया वो कौन था? इल्तुतमिश।
बिहार का दौरा करने वाला पहला ब्रिटिश यात्री था। कौन था? तो वो था रॉल्फ फिच। बिहार का दौरा करने वाला पहला ब्रिटिश यात्री था रॉल्फ फिच। अथर्ववेद में पहली बार अंग का उल्लेख मिलता है। अंग की पहचान वर्तमान में किस जिले से की जाती है? तो वो की जाती है ई ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें भागलपुर और मुंगेर ये दोनों ही आ जाते हैं। अथर्ववेद में पहली बार अंग का उल्लेख मिलता है। अंग की पहचान वर्तमान में किस जिले से की जाती है? तो मुंगेर और भागलपुर जिले से। 75 नंबर देखिए, बिहार राज्य दूध सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1983 में। बिहार राज्य दूध सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1983 में। बिहार में मानव की प्रथम उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो मुंगेर में। बिहार में मानव की प्रथम उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की 10वीं वृद्धि दर कितनी है? तो वो है 25.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की 10वीं वृद्धि दर कितनी है? 25.4%। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले का सही क्रम क्या है? तो वो है सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, अररिया। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले का सही क्रम क्या है? तो सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी और अररिया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्न में से किस जिले में जनसंख्या की 10वीं वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो वो है मधेपुरा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्न में से किस जिले में जनसंख्या की 10वीं वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो मधेपुरा। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो है कैमूर। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो कैमूर। तुगलक के शासनकाल के दौरान एक सक्षम प्रशासक मलिक इब्राहिम बाया का दरगाह स्थित है। तो वो कहाँ है? तो वो है बिहार शरीफ में। तुगलक के शासनकाल के दौरान एक सक्षम प्रशासक मलिक इब्राहिम बाया का दरगाह स्थित है बिहार शरीफ में। बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है ई ऑप्शन, मुंगेर और भागलपुर में। मुंगेर और भागलपुर में चीनी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मुंगेर और भागलपुर में। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने किस वंश का शासन स्थापित करने में मदद की? तो वो मदद की ओइनवारा। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने किस वंश का शासन स्थापित करने में मदद की? ओइनवारा। बिहार में निम्न में से कौन सा महाजनपद 8 साराक के कुलों का संघ था? तो वो था बज्जी। बिहार में निम्न में से कौन सा महाजनपद 8 शासक कुलों का संघ था? तो वजी। 85 नंबर, पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड। मौर्य काल के संबंधित प्रसिद्ध यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त की गई है? तो वो प्राप्त की गई है दीदारगंज, पटना से। मौर्य काल से संबंधित प्रसिद्ध यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त की गई है? तो दीदारगंज, पटना से। अशोक के किस शिलालेख में उपहार और धन अनुदान के बीच अंतर का वर्णन किया गया है? तो वो किया गया है 9वां शिलालेख। अशोक के किस शिलालेख में उपहार और धन अनुदान के बीच अंतर का वर्णन किया गया है? 9वां शिलालेख। कैमूर का पठार किसका भाग है? कैमूर का पठार किसका भाग है? तो विंध्यन क्षेत्र का। कैमूर का पठार किसका भाग है? तो विंध्यन क्षेत्र का। फाहियान पाटलिपुत्र में कितने वर्ष रहा? तो वो रहा 3 वर्ष। फाहियान पाटलिपुत्र में कितने वर्ष रहा? 3 वर्ष। 1556 से 57 में मुगल बादशाह अकबर ने विद्वता के कारण किसे मिथिला क्षेत्र पुरस्कार के रूप में दिया? तो वो दिया महेश ठाकुर को। 1556 से 57 में मुगल बादशाह अकबर ने विद्वता के कारण किसे मिथिला क्षेत्र पुरस्कार के रूप में दिया? तो महेश ठाकुर को। 2001 से एवं 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार में महिलाओं में साक्षरता की वृद्धि
18.4% है। 2001 एवं 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार में महिलाओं में साक्षरता की वृद्धि 18.4% है। पीटर मुंडी किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार आया था? तो वो आया था शाहजहां के शासनकाल में। पीटर मुंडी किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार आया था? शाहजहां के शासनकाल में। वर्ण रत्नाकर को किस भाषा की प्रथम रचना माना जाता है? तो वो माना जाता है मैथिली। वर्ण रत्नाकर को किस भाषा की प्रथम रचना माना जाता है? मैथिली। निम्न में से सही सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी। सीमेंट सीमेंट का मिलान डालमिया नगर, सिगरेट का मिलान दिलवारपुर, प्लाईवुड हाजीपुर, जूट पूर्णिया। जूट कहाँ का प्रसिद्ध है? जूट कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? तो पूर्णिया में। जूट उद्योग कहाँ है? तो पूर्णिया। प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर, सिगरेट उद्योग दिलवारपुर, सीमेंट उद्योग डालमिया नगर, सीमेंट उद्योग डालमिया नगर। नगमत आसफी नामक पुस्तक किस लोकगीत से संबंधित है? तो वो संबंधित है पूर्वी राग। नगमत आसरफी नामक पुस्तक किस लोकगीत से संबंधित है? पूर्वी राग। विद्यापति ने भूपरिक्रिया और पुरुष परीक्षा की रचना किस भाषा में की थी? तो वो की थी संस्कृत भाषा में। विद्यापति ने भूपरिक्रिया और पुरुष परीक्षा की रचना किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में। किस सिख गुरु ने पाहुल प्रणाली शुरू की थी? तो पाहुल प्रणाली शुरू की थी गुरु गोविंद सिंह ने। पाहुल प्रणाली किसने शुरू की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। बिहार कोकिला पद्मश्री से सम्मानित विंध्यवासिनी देवी द्वारा स्थापित विंध्य कला मंदिर की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो वो था लड़कियों के शिक्षा के लिए। बिहार कोकिला पद्मश्री से सम्मानित विंध्यवासिनी देवी द्वारा स्थापित विंध्य कला मंदिर की स्थापना का उद्देश्य था लड़कियों के शिक्षा के लिए। बिहार के किस राष्ट्रीय राजमार्ग को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में शामिल किया गया है? तो वो किया गया है ई ऑप्शन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? तो NH-28 और NH-31 इन दोनों को ही शामिल किया गया है। NH-28 मुख्य रूप से मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और बरौनी से होकर गुजरता है। NH-28 कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और बरौनी से गुजरता है। और NH-31 कहाँ से गुजरता है? तो नवादा, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, खगड़िया और पूर्णिया। बख्तियारपुर, खगड़िया और पूर्णिया। एक बार फिर से सुन लीजिए। नवादा, NH-31 गुजरता है नवादा, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, खगड़िया और पूर्णिया से होकर। 100 किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बिहार में सबसे कम अथवा सबसे कम दूरी तय करता है? तो ये है 57A, नेशनल हाईवे 57A। इसकी लंबाई बिहार में सबसे कम है या सबसे कम दूरी तय करता है। जूट बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र में उपजाया जाता है? तो वो उपजाया जाता है कृषि जलवायु क्षेत्र 2। जूट बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में उपजाया जाता है? तो कृषि जलवायु क्षेत्र 2 में। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि में शामिल नहीं है? तो गोपालगंज। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि में शामिल नहीं है? तो गोपालगंज। निम्न में से कौन सा जिला बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर के साथ पहले स्थान पर आता है? तो वो आता है पूर्णिया। निम्न में से कौन सा जिला बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर के साथ पहले स्थान पर आता है? पूर्णिया। बिहार के किन 2 अग्रणी जिलों में तैरता सौर संयंत्र स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है दरभंगा और सुपौल। बिहार के किन 2 अग्रणी जिलों में तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो दरभंगा और सुपौल। निम्नलिखित में से कौन बिहार की राज पक्षी है? तो बिहार की राज पक्षी कौन है? गोरैया। गोरैया बिहार की राज पक्षी कौन है? गोरैया। बिहार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पाथवे परियोजना पर काम करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य है, तो वो क्या है? 2040 तक। बिहार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पाथवे परियोजना पर काम करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य है 2040 तक। बिहार के कितने जिलों को आकांक्षी जिले में शामिल किया गया है? तो वो किया गया है 13। बिहार के कितने जिलों को आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है? 13।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है रोहतास। बिहार के किस जिले को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? रोहतास। टाल क्षेत्र फैला है, तो टाल क्षेत्र फैला है पटना से लखीसराय तक। टाल क्षेत्र फैला है पटना से लखीसराय तक। बिहार के मुख्यतः कौन से भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो वो बांटा गया है चौथा और पांचवा। बिहार को मुख्यतः कौन से भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो चौथा और पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला खादी मॉल पटना में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से अन्य दो जिले हैं जहां खादी मॉल खोलने की अनुमति दी गई है? तो वो दी गई है पूर्णिया और गया। बिहार का पहला खादी मॉल पटना में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से अन्य दो जिले हैं जहां खादी मॉल खोलने की अनुमति दी गई है? तो पूर्णिया और गया। बिहार के उस पर्वतारोही का क्या नाम है जिसने हाल ही में किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा फहराया है? तो वो है अभिषेक रंजन। बिहार के उस पर्वतारोही का नाम क्या है जिसने हाल ही में किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा फहराया है? तो वो कौन है? तो वो है अभिषेक रंजन। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक विधायी सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? तो वो बने हैं आरजेडी। आरजेडी का मतलब राष्ट्रीय जनता दल। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक विधायी सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? आरजेडी। भारत में पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी कौन है? तो वो है मोनिका दास। भारत में पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी कौन है? तो मोनिका दास। पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किसने किया? तो वो किया शरद अरविंद बोबडे। पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किसने किया? शरद अरविंद बोबडे। बिहार में पाल युग की मूर्ति हाल ही में कहाँ से प्राप्त की गई है? तो वो प्राप्त की गई है नवादा से। बिहार में पाल युग की मूर्ति हाल ही में कहाँ से प्राप्त की गई है? तो नवादा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दशक में बिहार की जनसंख्या में कमी देखी गई है? तो वो देखी गई है 1911 से 1921 में। किस दशक में बिहार में जनसंख्या में कमी देखी गई है? तो 1911 से 1921। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो वो हुआ है गुरु गोविंद सिंह का। निम्न में से कौन से सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का। बिहार का कौन सा जिला बिहार के पड़ोसी पूर्वी और दक्षिण राज्यों के बीच की सीमा निर्धारण करता है? तो वो करता है कटिहार। बिहार का कौन सा जिला बिहार के पड़ोसी पूर्वी और दक्षिणी राज्यों के बीच सीमा निर्धारण करता है? कटिहार। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला राजधानी पटना के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वो है नवादा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजधानी पटना के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नवादा। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा प्रमंडल जिलों की संख्या के आधार पर बाकी से भिन्न है? तो वो है पूर्णिया प्रमंडल। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा प्रमंडल जिलों की संख्या के आधार पर बाकी से भिन्न है? तो पूर्णिया प्रमंडल। झारखंड में प्रवेश करने के दौरान गंगा नदी बिहार के डैश जिले के साथ साथ झारखंड के साहेबगंज के साथ सीमा बनाती है? तो वो बनाती है कटिहार। कटिहार। झारखंड प्रवेश करने के दौरान गंगा नदी बिहार के डैश जिले के साथ साथ झारखंड के साहिबगंज के साथ सीमा बनाती है? तो कटिहार। गंगा से मिलने से पहले बूढ़ी गंडक डैश जिला जल निकासी क्षेत्र से होकर नहीं बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। गंगा से मिलने से पहले बूढ़ी गंडक भागलपुर जिला से होकर नहीं बहती है। निम्न में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। क्यों? क्योंकि देखिए, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा समस्तीपुर जिले से बहती हुई अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तर बिहार की सबसे तेज बहने वाली नदी है। इसके बारे में आप जान ही गए होंगे, गंडक नदी के बारे में। अब देखिए 124 नंबर, 124 का बताता हूँ, फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। निम्न में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा का निर्धारित करती है? तो देखिए कौन सा नदी है। गंगा खुद हो गया, सरयू और गंडक नदी।
गंगा, सरयू और गंडक नदी। गंगा, सरयू और गंडक नदी, ये तीनों ही नदियाँ बॉर्डर बनाती है बिहार और यूपी का। विदेशी यात्री सुलेमान के यात्रा वृत्तांत में किस पाल शासक का वर्णन किया गया है? तो वो किया गया है देवपाल का वर्णन। विदेशी यात्री सुलेमान के यात्रा वृत्तांत में किस पाल शासक का वर्णन किया गया है? तो देवपाल का। पाल वंश के दूसरे संस्थापक के रूप में किस पाल शासक को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है महिपाल प्रथम को। पाल वंश के दूसरे संस्थापक के रूप में किस पाल शासक को जाना जाता है? महिपाल प्रथम। मिथिला के किस पाल शासक के शासनकाल में कर्नाट वंश की स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी रामपाल। मिथिला में किस पाल शासक के शासनकाल में कर्नाट वंश की स्थापना हुई थी? रामपाल। तुगन ने कर्नाट वंश के किस शासक के कार्यकाल के दौरान एक असफल सैन्य अभियान चलाया था? तब वो चलाया था रामसिन्हा। तुगन ने कर्नाट वंश के किस शासक के कार्यकाल के दौरान एक असफल सैन्य अभियान चलाया? रामसिन्हा। विद्यापति ने डैश के शासक के संरक्षण में अपनी काव्य रचना की? तो वो की ओइनवर वंश के शासक। विद्यापति ने ओइनवर वंश के शासक के संरक्षण में अपनी काव्य रचना की। 2020 में बिहार की गात्री मृत्यु दर कितनी थी? मातृ मृत्यु दर 2020 में बिहार की मातृ मृत्यु दर कितनी थी? 149। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशत जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वो है पश्चिमी चंपारण में। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशत जनसंख्या सर्वाधिक है? पश्चिमी चंपारण में। 16 महाजनपदों में कितने बिहार क्षेत्र में हैं? 3। 16 महाजनपदों में कितने बिहार के क्षेत्र में हैं? 3। भारत में मूर्तिकला के लिए किस युग को स्वर्ण युग माना जाता है? तो वो माना जाता है गुप्त काल को। भारत में मूर्तिकला के लिए किस युग को स्वर्ण युग माना जाता है? तो गुप्त युग। बिहार में मूंग के फसल की खेती कब की जाती है? तो वो की जाती है रबी और खरीफ के बीच। बिहार में मूंग की फसल की खेती कब की जाती है? तो रबी और खरीफ के बीच। बिहार में फेलस्पार कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है बांका में। बिहार में फेलस्पार कहाँ पाया जाता है? बांका में। बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप के अनुसार 2021-22 तक गेहूं के लक्ष्य का उत्पादकता क्या है? तो वो है 31 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप के अनुसार 2021-22 तक गेहूं के लक्ष्य उत्पादक क्या है? तो 31 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। शेरशाह का मकबरा आकार में कैसा है? तो ये है अष्टकोणीय। शेरशाह का मकबरा आकार में अष्टकोणीय है। निम्न में से कौन सी नहर प्रणाली नेपाल के सप्तरी जिले को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है? पश्चिमी कोसी नहर। निम्न में से कौन सी नहर प्रणाली नेपाल का सप्तरी जिले की सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है? पश्चिमी कोसी नहर। निम्न में युग्मों में से सही सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन करिए। एक तरफ है खनिज और दूसरा तरफ कहाँ पाया जाता है वो खनिज? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ऐसे देख लीजिए, गोल्ड पाया जाता है मुंगेर में। गोल्ड कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में। गोल्ड मुंगेर में। पेट्रोलियम पाया जाता है किशनगंज में। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? किशनगंज में। और एस्बेस्टस पाया जाता है गया में और डोलामाइट रोहतास में। एस्बेस्टस गया में, सोना मुंगेर में, पेट्रोलियम किशनगंज में, एस्बेस्टस गया में और डोलामाइट औरंगाबाद में। सौरठ मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित होता है? तो वो होता है मधुबनी। सौराठ मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित होता है? मधुबनी। मेची नदी, हाँ गलत लिखा गया है, मेची नदी। फिर से देख लीजिए कौन सी नदी लिखा हुआ है? मेची नदी। मेची नदी किसकी सहायक नदी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सुन लीजिएगा। महानंदा। मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है। वशिष्ठ नारायण धूल किस नदी पर बना है? वशिष्ठ नारायण पुल किस नदी पर बना है? तब वो बना है सोन नदी पे। वशिष्ठ नारायण पुल सोन नदी पर बना है। हेमेटाइट ग्रेड का लौह अयस्क पाया जाता है।
तब वो पाया जाता है भागलपुर में। हेमेटाइट ग्रेड का लौह अयस्क पाया जाता है भागलपुर में। मौर्यों द्वारा पराजित होने पर निम्न में से कौन सा उपहार के रूप में यूनानियों द्वारा नहीं दिया गया था? तब वो है अरब। मौर्यों द्वारा पराजित होने पर निम्न में से कौन सा उपहार के रूप में यूनानियों द्वारा नहीं दिया गया था? तो अरब। सारण कमिश्नरी में कितने ज़िले हैं? सारण कमिश्नरी में टोटल 3 ज़िले हैं। सारण कमिश्नरी में कितने ज़िले हैं? तो 3 ज़िले। बालसुंदरी मिट्टी पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? दरभंगा में। बालसुंदरी मिट्टी बांगर मिट्टी का ही एक प्रारूप है जो पाया जाता है दरभंगा में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला गेहूं का प्रमुख उत्पादक है? तो वो है रोहतास। निम्नलिखित में से कौन सा जिला गेहूं का प्रमुख उत्पादक है? रोहतास। मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है बूढ़ी गंडक। मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बूढ़ी गंडक। ऋग्वेद में बिहार के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो वो किया गया था कीकट। ऋग्वेद में बिहार के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? कीकट। लोगेश ऋषि गुफा स्थित है तो वो कहाँ स्थित है? बराबर पहाड़ियों पर। लोमेश, यहाँ लोगेश नहीं लोमेश होगा। लोमेश ऋषि गुफा स्थित है तो बराबर पहाड़ियों पर। तो दोस्तों ये भी प्रैक्टिस सेट संख्या 8 खत्म हो गया, जिसमें कि बिहार स्पेशल से सारे प्रश्न थे परफेक्शन आईएएस का। अब आप लोग को 9 सेट और 10 सेट जल्दी से मिलने वाला है, तो आप लोग बस देखते रहें। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और कुछ अगर सलाह देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कमेंट करें। और अगर दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो आप लोग को अब छोड़े चलते हैं इसी मोड़ पर कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।